बेपनाह मोहब्बत भाग 26। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि आदित्य को बहुत बुरा लग रहा था। आखिर शैलजी ऐसा क्यों कर रही थी। क्या वो अहाना को इस घर के लायक नहीं समझती, इसीलिए साथ में ले जाना नहीं चाहती। अब आगे 2.5 घंटे के सफ़र के बाद वो लोग आश्रम पहुंच चुके थे। चलो आदि, किसका इंतज़ार कर रहे हो। शैलजी ने कहा। अहाना का। वो आएगी तो साथ में चलेंगे। अगर आपको उसके साथ जाना नहीं है तो आप आगे चलिए। आदि, वो आ जाएगी। यहाँ लेडीज और जेंट्स एक साथ नहीं जा सकते, तुम्हें याद नहीं। चलो आदि। आदित्य और बाकी लोग चले गए क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ बढ़ रही थी। अहाना और दादी को गार्ड ने बाहर ही रोक लिया और लाइन में लगने को कहा। देखिए भाई साहब, हम आदित्य जी की फैमिली से हैं, हमें अंदर जाने दीजिए, दादी ने निवेदन किया। देखिए माँ जी, उनकी फैमिली अंदर जा चुकी है और हम कैसे माने। वो आपको जानते हैं दादी, हम वहाँ बैठते हैं, आप ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। हाँ बेटा चलो। दोनों सामने लगे बेंच पर बैठ गई। अहाना को बहुत बुरा लग रहा था, सिर्फ दादी के लिए। वो ऐसे बाहर थे, उन्हें यहाँ आए 1 घंटा हो चुके थे। अरे अहाना बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो, लीला जी ने कहा। अरे बहन जी, वो गार्ड ने हमें रोक लिया था, शोभा जी ने कहा। क्या आदित्य और बाकी लोग कहाँ हैं। वो पहले ही पहुँच गए थे दादी, बहुत भीड़ थी ना, इसीलिए हम पीछे रह गए। हाँ वो क्या है ना, तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं तो अंदर कैसे आने देता। सैल जी ने अहाना को देखकर कहा। आदित्य कहाँ है, वो आकर ले जाता ना इन्हें, लीला जी ने कहा। माँ जी, वो पूजा के लिए तैयार हो रहा था, गुरु जी ने जो पूजा आदित्य के लिए कहा था वो करना है ना। हाँ चलिए शोभा जी, चलते हैं। आदित्य की दादी और शोभा जी चलने लगी। अहाना और सैल पीछे चल रही थी। देखा क्या फ़र्क है तुम में और हम में। सैल जी ने गहरी आंखों से अहाना को देखा। सब लोग अंदर आए। वहीं अंदर पूजा पाठ की आवाज़ें आ रही थी। बैठिए, वहाँ बैठिए, एक साध्वी ने कहा। सभी वहीं बैठ गए। कुछ देर में पूजा समाप्त हुआ और वीर प्रताप जी बाहर आ गए। चलिए, साध्वी ने अहाना को कहा और लेकर अंदर कमरे में चली गई। लीजिए, ये वस्त्र धारण कर पूजा में शामिल होना है। अहाना ने वो कपड़े लिए और चेंज करके बाहर आ गई। वो एक लाल रंग की साड़ी थी। चलिए, आपका शुद्धिकरण करना है, साध्वी ने कहा और अहाना को अपने साथ लेकर चली गई। लेकिन शुद्धिकरण क्यों, अहाना ने धीरे से कहा। क्योंकि मैंने कहा है, सैल जी ने अंदर आते हुए कहा। क्योंकि तुम एक नीच औरत की बेटी हो और पता नहीं अपने बाप की ही पैदाइश हो या किसी और की। अहाना एकदम चुप हो गई। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। सैल की बातें उसके सीने में तीर की तरह चुभ गई। देखो, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए है। कल को आदित्य और तुम्हारे बच्चे होंगे तो मैं नहीं जानती, एक अछूत लड़की से हमारे घर में वारिस आए। अहाना बस नज़रें झुकाए खड़ी रही। वो बोलती तो आखिर बोलती भी क्या। उसके माँ बाप की एक गलती ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। हाँ, आप शुरुआत कीजिए। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। उस साध्वी ने अहाना को एक हवन कुंड के सामने बिठा दिया। ये लो, ये गाय का दूध है, इसमें ये शहद मिला लो, बस 9 बूंद। अहाना ने वैसा ही किया। अब उसे अच्छे से मिलाकर उससे स्नान करो। अब ये वस्त्र धारण करके एवं स्मृत पुंडरीकाक्ष सा ब्राह्म यत्रे शुचि, ये मंत्र 10,000 एक बार इस माले पे जाप करो। और हाँ, रुकना नहीं, वरना अनर्थ हो सकता है। अहाना डर गई। इतने सारे मंत्र, लेकिन आदित्य का ख्याल आते ही उसने हामी भर दी। जी मैं करूँगी। सैल और साध्वी बाहर आ गई। आदित्य भी आ चुका था। मॉम, अहाना कहाँ है, आदित्य ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो शुद्धिकरण की पूजा कर रही है, साध्वी ने कहा और वो चली गई। वाट शुद्धिकरण, आदित्य और बाकी लोग आश्चर्य में थे। वो किस लिए, सैल, वीर प्रताप जी ने कहा। उसकी शादी होने वाली है हमारे बेटे से, सिंघानिया परिवार की बहू बनेगी। जो कुछ भी उससे पहले हुआ या उसने किए, उसके माँ बाप, सब कुछ के लिए शुद्धिकरण बहुत ज़रूरी है। क्या ये आप क्या कह रही हैं मॉम, ये सब की ज़रूरत क्यों पड़ गई, आदित्य ने सैल जी को देखते हुए कहा।
ज़रूरत पड़ी इसीलिए किया आदि। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। आप लोग बैठ जाइए, शाम की आरती होने वाली है। और जो कन्या शुद्धिकरण के लिए आई है वो 10,000 एक जाप ना हो जाए वहीं रहेगी। क्या 10,000? आदित्य ने सैल जी को घूरा। आदित्य को बेहद गुस्सा आ रहा था। आदि बेटा चलो, लीला जी ने कहा। दादी आप लोग जाइए, मैं यहीं हूँ। अंदर आहाना है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। आदित्य बेटा मैं कुछ नहीं बोल सकती बेटा, लेकिन आपके लिए वो ये सब कर रही है तो आप गुस्सा मत रहिए। शोभा जी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखकर कहा। हाँ दादी। और बाकी के लोग आरती के लिए चले गए। आदित्य वहीं दरवाजे के बाहर बेंच पर बैठ गया। क्यों मॉम, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों आहाना को इतनी तकलीफ में रहने दिया आपने? वो भूखी प्यासी पूजा कर रही है और ये शुद्धिकरण। आदित्य वहीं बैठा रहा। उसकी आँख लग गई। अचानक आहट से उसकी नींद खुली। आधी रात हो चुकी थी। साध्वी आहाना को बाहर लेकर आई। चलिए, गुरुजी ने आप दोनों को बुलाया है। आदित्य ने आहाना को देखा। उसका मन हो रहा था आहाना को गले लगा ले। लगातार माला से जाप करने की वजह से आहाना के होंठ सूख गए थे। आहाना ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ना पानी पिया था, इसीलिए उसके पैर लड़खड़ा जा रहे थे। आदित्य ने आहाना को सहारा देना चाहा। नहीं, आप अभी नहीं इन्हें छू सकते। पहले गुरुजी आशीर्वाद देंगे, फिर। आदित्य खुद को बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा था। उससे आहाना का ये हाल देखा नहीं जा रहा था। आहाना के मन में बस सैल जी की बातें घूम रही थी। वो धीरे धीरे चल रही थी। कुछ देर में वो एक बेहद ही सुंदर कक्ष में पहुँचे। वहाँ धूप अगरबत्ती की खुशबू चारों तरफ फैली थी। वहीं एक 70 या 75 साल के बुजुर्ग महात्मा, जिनके चेहरे पे सोने की भांति तेज था, बड़े बाल, बड़े दाढ़ी, गिरवा वस्त्र पहने ध्यान में बैठे हुए थे। आओ बेटा, आप दोनों का ही इंतजार था। आदित्य और आहाना ने गुरुजी को प्रणाम किया और पास में ही आसन पर बैठ गए। उन्होंने आंखें खोली और दोनों को देखकर मुस्कुराने लगे। बहुत ही सुंदर कन्या है लीला जी। आपके पोते के लिए योग्य और गुणवान कोई कमी नहीं। बहुत संवेदनशील, रूपवान, गुणवान, और क्या चाहिए। जी गुरुजी, हम भी ऐसी ही बहू चाहते थे। लेकिन एक विचार मन में हमेशा आता था, क्या अब इस युग में ऐसी लड़कियां होती होंगी? लेकिन जब आदित्य ने बताया आहाना के बारे में और हम मिले तो आहाना बहुत पसंद आ गई। अब आप जन्म कुंडली में देखकर बता दीजिए सगाई और शादी कब करना उचित रहेगा। हाँ ज़रूर। वो दोनों की जन्म कुंडली मिलान करके देखने लगे। अति उत्तम, बहुत ही अच्छी जोड़ी बनेगी दोनों की। दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक सर्वगुण संपन्न बहू में जितने गुण होने चाहिए सभी इनमें मौजूद हैं। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। बस एक बात याद रखना, तुम दोनों एक दूसरे से दूर कभी मत जाना। भाग्य ने तुम दोनों को मिलाया है और तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। आज से 10 दिन के बाद बड़ा पूर्णिमा है। उस दिन सगाई कर लीजिए और उसके 20 दिन बाद अबूझ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों की शादी के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। इसीलिए उसी दिन इन दोनों का विवाह संपन्न होगा। एक बात और, एक बड़ा हादसा आदित्य के साथ होगा। अगर इस हादसे में तुम्हें कोई बचा सकता है तो ये कन्या ही है। क्या हादसा? सैल जी और बाकी के लोग सदमे में आ गए। हाँ, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए। एक दिन आप दोनों ने महाकाल की पूजा साथ में की है। लगता है भोलेनाथ की कृपा है आप दोनों पर। जो भी बुरा चाहेगा वो हारेगा ही कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि दो सच्चे प्यार करने वाले कोई कभी नहीं हरा सकता। आदित्य को याद आया जब आहाना और आदित्य अपनी अपनी फैमिली के साथ पहाड़ी वाले मंदिर गए थे, तब दोनों ने एक साथ पूजा किया था। शायद उसी दिन से भोलेनाथ ने दोनों को साथ रहने का वरदान दिया और दोनों साथ थे। ठीक है लीला जी, अब आज्ञा चाहूँगा। गुरुजी अपने आसन से उठ गए। जी गुरुजी प्रणाम। सभी खुश थे। दोनों दादी एक दूसरे के गले लगकर बधाई दिया। आदित्य ने आहाना को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम रो रही हो? आदित्य ने आहाना का चेहरा सामने किया। नहीं, आहाना की आंखों में बेशक खुशी के आंसू थे, पर थोड़ी देर पहले सैल जी द्वारा कही गई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। क्या सच में मैं अछूत थी, इसीलिए माँ ने मेरा शुद्धिकरण करवाया? चलिए आप लोग विश्राम कर लीजिए, बहुत रात हो गई है। एक सेविका ने निवेदन किया। जी लीला जी।
और शोभा जी, अहाना, सैल एक साथ चले गए। आदित्य को बहुत बातें करनी थी अहाना से, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। वीर प्रताप जी और आदित्य एक कमरे में रुक गए। अहाना बहुत थक गई थी। उसने थोड़ा सा पानी पिया और अचानक उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा। दादी, हाँ बेटा, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही दादी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। अहाना रोने लगी। रुको बेटा, मैं किसी को बुलाती हूँ। दादी उसके पैर हाथ मलने लगी। शायद ठंड लग गई हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दर्द जस का तस भी तस था। सभी जाग गए। क्या हुआ बेटा? लीला जी ने कहा। इसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है खाली पेट पानी सेवन करने से हुआ है, एक सेविका ने पेट छूकर कहा। हाँ, मुझे प्यास लगी थी, इसीलिए थोड़ा सा पानी पिया था। इधर आदित्य रात भर करवटें बदलता रहा, उसे नींद बिल्कुल नहीं आई। आदित्य बाहर आया। दादी भी बाहर थी। क्या हुआ दादी, आप यहाँ? हाँ बेटा, अहाना के पेट में दर्द हो रहा था। क्या ठीक तो है ना वो? आदित्य बेचैन हो गया। ठीक है बेटा, सो गई है। हाँ प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा। सुबह सभी तैयार हुए, पूजा की। गुरुजी से मिलने के बाद सभी निकलने की आज्ञा ली और निकल गए। सभी बाहर आ गए। आदित्य बस अहाना को ही देखता रहा। वो बस खोई खोई हुई नजर आ रही थी। चेहरा मुरझा गया था। कोई तो बात है, दादी ने बताया भी। अहाना की रात में तबीयत बिगड़ी हुई थी। अब हमें घर निकलना चाहिए। चलिए, ड्राइवर आ रहा है, ये लोग को छोड़ देगा। सैल जी ने कहा। नहीं नहीं सैल जी, रोशन आ रहा है। हम सभी पूजा की शादी के बाद ताड़केश्वर धाम जाने वाले थे। हमने भगवान से प्रार्थना की थी सब कुछ अच्छे से हो जाए, फिर वहाँ प्रसाद चढ़ाएंगे। हाँ ठीक है, तो चले हम, सैल जी ने बिना देखे कहा। अहाना की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उसे घर छोड़ दूंगा। आप डैड दादी साथ में चले जाइए। आदित्य ने अहाना को देखकर कहा। आदि बेटा, तुम अहाना का ख्याल रखो, वो कमज़ोर भी हो गई है, कल से कुछ नहीं खाया है इसने। हाँ दादी ठीक है बेटा, आप इसे घर ले जाइए, हम लोग चले जाएंगे, शोभा जी ने मुस्कुरा कर कहा। अहाना ने सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। चलो, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कार में बिठाया। ओके डैड, चलूँ? हाँ बेटे, बहू का ख्याल रखना, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ। आदित्य ड्राइविंग सीट पर बैठा। तुम ठीक हो जान? हाँ, अहाना ने धीरे से कहा। आदित्य थोड़ी दूर चला। अहाना की तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से बारिश और हवाएं चलने लगी थी। आदित्य ने मोबाइल निकाला, होटल सर्च किया। कुछ दूरी पर ब्लू पाइन रिजॉर्ट था, उसने तुरंत बुक कर लिया। थोड़ी देर में दोनों रिजॉर्ट पहुँचे। चलो, आदित्य ने अहाना को देखा। दोनों कमरे में आए। चलो तुम रेस्ट करो। आदित्य ने लंच ऑर्डर किया। अहाना बेड पर बैठकर बाहर देख रही थी। आदित्य बस उसे ही देख रहा था। थोड़ी देर में ऑर्डर आ गया। चलो आ जाओ, मुझे भूख लगी है। अहाना सामने बैठ गई। मैं खिला दूँ आपको? आदि ने आदित्य को देखते हुए कहा। हाँ खिला दो, लेकिन मैं भी तुम्हें खिलाऊंगा। हाँ। दोनों खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ने खाना खाया। तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आदि? डैड का कॉल करना है, नेटवर्क नहीं है यहाँ। ठीक है। अहाना को ठंड लग रही थी, उसने ब्लैंकेट ओढ़ा। बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। आदित्य आया। अहाना सो चुकी थी। आदित्य ने अहाना के सिर पर हाथ फेरा। इतनी देर कहाँ थे आप आदि? तुम सोई नहीं? नहीं, बस आँख लग गई थी। मैं डैड से बात कर रहा था, वो लोग भी फंस गए हैं रास्ते पे। एक बड़ा बरगद का पेड़ गिर गया है, रास्ता क्लियर होने में टाइम लगेगा। वो ठीक है ना? हाँ वो लोग ठीक हैं। तुम रेस्ट करो, आपके कंधे पर सर रख कर सो जाऊँ? अहाना की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं कल से देख रहा हूँ, मॉम ने कुछ कहा है क्या? अहाना चुप रही। कुछ बोलो, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज़। आदि आप कसम मत दीजिए, तुम बताओ क्या हुआ है? अहाना, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। आदित्य जोर से चिल्लाया। अहाना डर गई। आदित्य की आंखें लाल हो चुकी थी। अहाना ने सब कुछ आदित्य को बताया और रोने लगी। मैं नहीं चाहती आपकी और माँ कि मेरी वजह से कोई कहा सुनी हो। इतना कुछ हो रहा है और मैं चुप रहूं। वो तुम्हें नीचा दिखाती हैं और तुम चुप रहती हो क्योंकि मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं। प्लीज़ आदि, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पे यकीन कीजिए। माँ एक दिन ज़रूर मुझे अपनाएंगी। आदित्य ने अहाना को गले लगा लिया।
प्लीज़ अब मत रो, मैं हूँ ना, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। अहाना आदित्य के कंधे पर सर रखकर सो चुकी थी। विराट डार्लिंग, आज से ठीक 12 दिन बाद एक बहुत बड़ा धमाका होगा। हमें नीचा दिखाने वालों को इस दुनिया से जाना होगा। हाँ स्वीट हार्ट, तुम फिक्र मत करो। विराट सीधा धमाका करने में विश्वास रखता है। ये छोटे मोटे कारनामे मुझे नहीं आते। हाँ डार्लिंग, तुम बेस्ट हो। तुम ऐसी बातें करते हो तो तुम्हारी कातिल अदाएं मुझे तुम्हें प्यार करने पे मजबूर कर देती हैं। ऐश्वर्या ने विराट को अपनी ओर खींचते हुए बोली, तो करो ना प्यार, किसने रोका है। विराट हंसने लगा। अहाना और आदित्य बहुत बड़ी मुसीबत से अनजान एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। रात हो चुकी थी, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोशन और बाकी लोग को भी होटल लेकर रुकना पड़ा था। आदित्य की नींद खुली। बाहर बादल बहुत ज़्यादा गरज रहा था। आदित्य ने टाइम देखा, रात के 9 बज चुके थे। उसने अहाना को देखा, वो सो रही थी। आदित्य ने अहाना को अच्छे से उठाया और वॉशरूम चला गया। अहाना की नींद खुली। बादल के ज़ोर ज़ोर गरजने से उसे डर लग रहा था, लेकिन उसे आदित्य का प्रपोज करना याद आ गया। ऐसी ही तेज़ बारिश में आदित्य ने अहाना से प्यार का इजहार किया था। आदित्य बेड पर बैठकर अहाना को देखने लगा। क्या सोच रही हो। कुछ नहीं आदि, आपको याद है हम ऐसे ही मौसम में मिले थे। अहाना ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, 1 साल होने ही वाला है। अब उस दिन हमारी सगाई है। हाँ ये भी याद है। इन 1 साल में तुम मुझसे 6 महीने दूर रही। तुमने मुझे मजबूर किया खुद से दूर रहने को। आदित्य ने गंभीर होकर कहा। आदि, उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि तुम्हें कोई आकर बोले आदित्य को छोड़ दो तो छोड़ दोगी। लोग तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी बातें मनवाते हैं और तुम वही करती हो। आदित्य, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, आदित्य ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हें शायद पागल लगता हूँ। जब मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम मुझसे दूर हुई तो तुम्हें भी मार दूंगा और ख़ुद को भी, लेकिन तुम जानती हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा प्यार भले ही तुम्हें पागलों वाला लगे, लेकिन एक तुम ही हो जिसे मैंने टूट कर चाहा है और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें कोई कुछ भी बोले। और तुमने एक बार गलती की है, फिर से दोहरा रही हो। जब मॉम ने तुम्हें शुद्धिकरण करने के लिए कहा तो तुमने मना क्यों नहीं किया। बस मुझे जानना है। मैं कल से तुमसे ये सवाल पूछना चाहता था। मैं नहीं जानती आदि, उन्होंने जो भी मेरे माँ बाप के बारे में कहा वो सच है या झूठ। उन्होंने जब मेरी पैदाइश पर उंगली उठाई तो मैं क्या बोलती। मैं तो कुछ नहीं जानती। मुझे तो मेरे माँ बाप की शक्ल भी याद नहीं। बस मैंने उन्हें तस्वीरों में देखा है। उन्होंने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं उन्हें बोझ लगती थी। अगर अपना मानते तो छोड़ते ही क्यों। अहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा। सुनिए आदि, मैं कभी परिवार के बीच नहीं रही। हमेशा लोगों को खुद से नफरत करते देखा है, बात बात पे ताने मारते हुए देखा है। बहुत चाहा कोई अच्छे से बात करे, मेरा भी परिवार हो, मेरे भी पेरेंट्स स्कूल आएँ, मुझे प्यार करें, लेकिन फिर आदत हो गई ये सब झेलने की। बस दादी थी, दोनों ताया जी, रोशन भैया, ये लोग कभी कभी मिलते और अच्छे से बातें करते। पता है आपको, मैं उन लोगों से नफ़रत कभी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने हमेशा दादी से सीखा है कि अगर तुम भी उन लोगों की तरह बन जाओगी तो तुम में और उनमें फ़र्क ही क्या रह जाएगा। मैंने कभी किसी से नफ़रत नहीं किया। देखिए आप मुझे मिले। अहाना के चेहरे पे मुस्कान तैर गई। और ताई जी, बाकी लोग भी मुझे प्यार करने लगे। और आप देखना, एक दिन माँ भी ज़रूर समझ जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर जगह बहस और लड़ाई काम नहीं आती। कभी कभी प्यार पत्थर को भी पिघला देता है। और रही बात आपसे अभी कभी दूर जाने की, तो अगले 7 जन्मों तक आप मेरे साथ रहोगे। अगर आपका मन ना रहने का भी करे तो भी नहीं छोड़ूंगी आपका पीछा। अहाना ने तकिया फेंक कर मारा। अच्छा, तो तुम बात बदल रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसी
हूँ आदि, मुझे लड़ना नहीं आता। आदित्य ने अहाना को ज़ोर से पकड़कर गोद में बिठा लिया। तो अभी पिलो किसने फेंका? ये तो लड़ाई की शुरुआत तुमने की। नहीं, ये तो बस मजाक। अच्छा, तो आज मैं भी मजाक के मूड में हूँ। मजाक करने का मूड भी होता है क्या? अहाना ने धीरे से कहा। हाँ, तो तुम्हें नहीं पता? नहीं, रुको। आदित्य अहाना को गुदगुदी करने लगा। प्लीज़ छोड़ दीजिए आदि, नहीं तो मैं लड़ाई करूँगी। अहाना हंसने लगी। लेकिन तुमने तो अभी कहा मुझे लड़ना नहीं आता, फिर आप मेरा मजाक बना रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो ऐश्वर्या बेटा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम विराट से बस अहाना और आदित्य से बदला लेने के लिए मिली थी। ये सब रात भर पार्टी अटेंड करना, उसके साथ रात गुजारना क्या है ये सब? कामिनी लूथरा गुस्से में बोलती जा रही थी, लेकिन ऐश्वर्या चुपचाप सोफे पे बैठकर चिप्स खाने में बिजी थी। मॉम, आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं उस आदित्य के पीछे गई, लेकिन नहीं आया ना मेरे हाथ। तो क्या मैं विराट से शादी रचा रही हूँ? हम दोनों बस दोस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? खुद तो कुछ कर नहीं पाई और मुझे सिखा रही हैं। क्या कहा तुमने? कामिनी ने गुस्से से ऐश्वर्या का हाथ पकड़ लिया। ठीक ही कहा, वीर प्रताप सिंघानिया से शादी करनी थी ना आपको? क्या उखाड़ लिया आपने और मुझे एडवाइस दे रही हैं आप? पूरा दिमाग का दही कर दिया। ऐश्वर्या अपने कमरे में चली गई। क्या हो गया इस लड़की को? अपना सब कुछ देकर बैठ गई उस विराट को। अब अगर आदित्य हाथ भी आया तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? वो विराट तो सारे पोल खोल देगा। वीर बेटा, आदित्य से बात हुई तुम्हारी? अहाना कैसी है? उसकी तबीयत ठीक है ना? लीला जी ने पूछा। हाँ माँ जी, वो ठीक है। और आदित्य, वो गुस्से में तो नहीं था? नहीं माँ, अहाना साथ है। वो गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि खुश थे दोनों। हाँ, अब मुझे भी खुशी है, सब कुछ ठीक हो गया। अब दोनों साथ भी रहें तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। सैल जी ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब तुम्हारा है सैल? दादी ने गहरी नज़र से सैल जी को देखा। कुछ नहीं माँ जी, सैल मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, वीर प्रताप जी ने कहा। हाँ बोलिए वीर, तुमने कल ये सब क्यों किया, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी जानती थी आप और माँ जी मुझसे ज़रूर पूछेंगे ये सवाल। मैंने जो भी किया अपने घर की भलाई के लिए किया, और आगे भी सब कुछ ठीक हो इसके लिए करूँगी जो भी बन पड़ेगा। साहिल ने दृढ़ता से कहा। तुम्हें लगता है ये सब जो तुमने किया वो बहुत अच्छा किया? तुम्हें उस पर ज़रा सा भी तरस नहीं आया? वो बच्ची है, तुम उसे प्यार नहीं दे सकती तो कम से कम उससे इतना नफ़रत और तकलीफ़ भी मत दो। तुमने देखा उसकी क्या हालत हो गई थी। वो तुम्हारे बेटे को बहुत चाहती है, ये तुम भी जानती हो। तो प्लीज़ सैल, उसका फ़ायदा मत उठाओ। वीर, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ये सब ज़रूरी था। नहीं सैल, तुम बहुत गलत हो। यहाँ तुमने गलत किया है। अहाना को बहुत दुख हुआ है। अच्छा माँ जी, उसे दुख हुआ और मुझे नहीं? उसने मेरे बेटे को छीन लिया मुझसे। वो गलत नहीं हुआ और मैंने बस एक पूजा कर ली, मैं गलत हो गई। सैल, तुम क्यों सोचती हो अहाना ने आदित्य को तुमसे दूर कर दिया? ये सब मत सोचो। वो दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, और गुरुजी ने तो कहा दोनों को भगवान ने मिलाया है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? हाँ, सही कहा आपने माँ, वीर प्रताप जी ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, आप गुस्सा छोड़ो, चलो सब लोग खाना खाते हैं, लीला जी ने कहा। सैल भी साथ चली गई, क्योंकि वो लीला जी की बात कभी नहीं टालती थी। अब मुझे भूख लगी है आदि, लेकिन खाना नहीं खाना, अहाना ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। खाना नहीं खाना और भूख भी लगी है? ये कैसी भूख लगी है तुम्हें आदि? मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या ठंड लग रही है और तुम आइसक्रीम खाओगी? पहले से तुम बीमार हो जान, अगर नहीं खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी। प्लीज़ ठीक है, लेकिन अगर बीमार हुई तो समझ लेना क्या करूँगा। इतनी धमकियाँ एक मासूम सी लड़की को, अहाना ने मुंह बनाकर कहा। आदित्य ने ऑर्डर किया। कुछ देर में दोनों बैठकर आइसक्रीम खाने में बिजी थे। मेरी चॉकलेट वाली आइसक्रीम ज़्यादा टेस्टी है, अहाना ने खाते हुए कहा। अच्छा, मेरी मैंगो ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, ज़रा टेस्ट करने दो, आदित्य ने बच्चों की तरह फेस बनाकर कहा। अहाना ने खिलाया। हाँ, सच कहा तुमने, और खिलाओ। दोनों ने खूब आइसक्रीम खाया और फिर सो गए। सुबह बारिश कुछ हद तक रुक गई थी। आदित्य
और अहाना रेडी हो गए थे। दोनों ने हल्का ब्रेकफास्ट किया। दोनों को जुकाम हो गया था। देखा, हो गई ना तबीयत ख़राब। अब बोलो क्या करूं तुम्हारा? आदित्य ने अहाना के करीब आते हुए कहा। अच्छा, तो क्या मैंने अकेले खाया? आपने भी तो खाया। मैंने खाया नहीं, तुमने खिलाया। आपने कहा तभी तो मैंने खिलाया। हाँ, ये तो सच है, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? नहीं मना करती ना। आप मुझसे लड़ाई कर रहे हो? हाँ, सही समझा, तुमसे मैं लड़ाई ही कर रहा हूँ। और आदित्य ने अहाना को ज़ोर से पकड़कर कहा, क्या कर रहे हो आप? हमें घर भी जाना है। तुम कुछ देर शांत नहीं रह सकती? अब 10 दिन बाद हमारी सगाई है, उसके 20 दिन बाद शादी, और तुम मुझे घर जाने को कह रही हो। मैं थोड़ी ना कह रही हूँ हमें घर जाना है, ये बता रही हूँ। अहाना ने धीरे से कहा। ना रोमांटिक होती हो ना होने देती हो, हद है यार। ये लो, हो गया काम। डैड का कॉल। आदित्य ने फ़ोन जेब से निकालते हुए कहा। हाँ डैड, कैसे हो? बेटे मैं ठीक हूँ। आप लोग घर निकल रहे हो क्या? हाँ बेटे, बस निकल गया हूँ, रास्ते में हूँ। और तुम कब पहुँच रहे हो? एक्चुअली कुछ मीटिंग भी अटेंड करनी होगी और सगाई के लिए कार्ड सेलेक्ट करने हैं। ओके डैड, मैं भी निकल रहा हूँ। फिर आदित्य ने अहाना की तरफ देखा मैं रोमांटिक हो रहा था और तुमने अच्छा नहीं किया। अब चलो, घर जाना है। आदित्य ने अहाना को देखते हुए कहा। लेकिन आदि, मैं तो मत कुछ बोलो यार, मेरा दिमाग ख़राब है, चलो। अहाना की आंखों में आंसू आ गए। आप मुझसे नाराज़ हो? आदित्य अहाना को देखने लगा। पागल लड़की, मैं मजाक कर रहा हूँ ना, तुम सीरियस हो गई बुद्धू। आदित्य ने अहाना को गले से लगा लिया। आप गुस्से में थे? अच्छा, एक बात पूछूं? आदित्य ने अहाना का चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया। हाँ पता है, तुम नहीं थी ना मेरे पास, तो मैं देर तक ऑफिस में फाइलों में उलझा रहता था। मुझे अगर कोई काम परफेक्ट ना मिले तो गुस्सा हो जाता था। फिर तुम मिली तो बहुत कंट्रोल हुआ, जबकि मैंने कभी कोई कोशिश नहीं की गुस्से को कंट्रोल करूं। लेकिन जब भी गुस्सा आया, तुम्हारा चेहरा सामने पाया, और फिर शांत। और मेरी डॉल, अगर मैं गुस्सा हो भी जाऊं तो तुम सुनती हो, मेरे गुस्से को झेलती भी हो और रोती हो, लेकिन मुझे समझाती नहीं हो। प्लीज़ मुझे समझाया करो ना जान। आप गुस्से में सुनते कहाँ हो जो समझाऊं? आहाना ने मासूमियत से कहा। और अगर समझाने गई और आपको और गुस्सा आ गया तो मैं तो गई काम से। अरे बाप रे, तुम तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो। कितना आगे का सोच लिया। मैं क्या कोई मानिस्टर हूँ जो तुम्हें गाल में होठ में काट लूँगा? नहीं, आप मानिस्टर नहीं हो, लेकिन आप तो शौक से कभी कभी काट लेते हो। अहाना ने बच्चों की तरह फेस बनाकर कहा। आदित्य बहुत हंसने लगा। 1 मिनट, मैं शौक से काटता हूँ तुम्हारे गाल? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अब रोमांटिक कोई गलती से थोड़ी ना होता है। आप जब भी रोमांटिक होते हो काट लेते हो। अच्छा ठीक है, अब रोज़ काटूंगा। आदित्य ने अहाना के फेस को पकड़कर उसके होंठ पे अपने होंठ रख दिए। रोशन बेटा, अहाना की शादी की डेट फिक्स हो गई है। 10 दिन बाद सगाई और 20 दिन बाद शादी। शोभा जी सबको बता रही थी। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मतलब 1 महीने के बाद हमारी अहाना ससुराल चली जाएगी। हाँ श्वेता, दादी ने खोए हुए स्वर में कहा। उन्हें अहाना की तकलीफ़ याद आ गई जो उन्होंने आश्रम में देखा था। दादी, हमें कुछ कार्ड छपवाने होंगे आसपास के लोगों और रिश्तेदारों के लिए। हाँ रोशन, सही कहा तुमने। दोनों भाई बहन की शादी इसी साल हो जाती, लेकिन रोहिणी की दादी का देहांत हो गया। अब तो होली के बाद ही कोई शुभ कार्य होगा बेचारी के घर। हाँ दादी, वो बहुत दिनों से बीमार भी रह रही थी। दवाइयों पर कोई कितने दिन जिंदा रह सकता है? हाँ बेटा, अब होली को कौन टाल सकता है। 3 महीने बाद होली है, फिर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बहू को घर ले आएंगे। श्वेता जी ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा माँ। दादी, मैंने कार्ड वाले को कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। श्वेता ने दरवाज़ा खोला। सामने अहाना और आदित्य थे। अरे बेटा आओ, हम भी थोड़ी देर पहले ही पहुँचे। ओके, मैं चलता हूँ, आदित्य ने कहा। अरे दामाद जी, ऐसे नहीं, बैठिए, कुछ ठंडा या गरम लीजिए। नहीं ताई जी, मुझे कुछ अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। ठीक है बेटा, लेकिन 5 मिनट बात करनी है हमें।
आदित्य आकर बैठ गया। बेटा, हम सगाई के बारे में बात करना चाहते थे। दादी ने कहा। बेटा, सैल जी और लीला जी से भी बात करनी थी। सगाई में हम कुछ अपने आसपास के लोग और रिश्तेदार को इनवाइट करना चाहते थे, इसीलिए सोचा आपसे पूछ लूँ। हाँ दादी, आप जैसा ठीक समझे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी अहाना चाय लेकर आ गई। वो आदित्य के सामने ही बैठी। अहाना को कुछ देर पहले वाली बातें याद आ गई और उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। अरे अहाना बेटा, तुम्हारे होठों पर क्या हुआ? श्वेता जी ने पूछा। अहाना डर गई। वो ताई जी, मच्छर ने काटा। ओह बेटा, लेकिन ये तो बड़ा काटा हुआ है। हाँ ताई जी, बड़ा मच्छर था। अच्छा, अब से मच्छरदानी लगाकर सोना। अब सगाई होने वाली है तेरी, समझी? जी ताई जी, अब मैं ध्यान रखूंगी। अहाना ने आदित्य को देखा। आदित्य बस कंफ्यूज वाली नज़रों से अहाना को देख रहा था। ठीक है दादी, मैं निकलता हूँ, कुछ बातें करनी होगी, मॉम डैड को मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा। आदित्य जाने के लिए मुड़ा। अहाना सामने थी। अब देखो, ये बड़ा मच्छर तुम्हें कितना काटेगा। आदित्य मुस्कुराता हुआ चला गया। बहुत बदमाश हो आप। अहाना भी अपने काम में लग गई। सिंघानिया पैलेस। आदित्य घर पहुंचा। सभी हॉल में बैठे हुए थे। हाँ, ये कार्ड अच्छा है, देखिए माँ जी। सैल ने एक महंगा सा कार्ड का डिज़ाइन लीला जी को दिखाया। हाँ सैल, अच्छा तो है। वैसे भी तुम शुरू से ही ये सब कामों में परफेक्ट हो, तो तुम ही ये सब देखो और सिलेक्ट करो। फिर गहने भी लेने हैं बहू के लिए। हाँ माँ जी, आज शाम को अहाना को बुलाकर नाप भी ले लेते हैं। शादी का जोड़ा और भी बहुत चीज़ें लेना है। मैं उसके घर से कुछ भी नहीं लेना चाहती, बस हर चीज़ रॉयल होनी चाहिए। वो सिंघानिया फैमिली की बहू बनने वाली है। पूरा देहरादून तारीफ़ करे। ठीक है सैल, लेकिन आदित्य से भी पूछ लो। हाँ दादी, बोलिए क्या पूछना है? आदित्य ने बैठते हुए कहा। सैल जी ने सारी बातें कही। हाँ मॉम, लेकिन आप ज़रा प्यार से उसके घर वालों से कह देना, ताकि उन्हें बुरा नहीं लगे। वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपकी बात को नहीं टालेंगे। ठीक है आदि, ऐसा ही होगा। ओके, मुझे ऑफिस निकलना है, मैं चेंज करके आता हूँ। शर्मा निवास में सभी कार्ड्स देखने में बिजी थे। ये क्या माँ जी, मतलब कोई कदर ही नहीं मेरी? मैं दुख से मरी जा रही हूँ और इन्हें अपनी खुशियों की पड़ी है। मतलब क्या कहूँ इस मनहूस लड़की के लिए इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी इकलौती बेटी के लिए हमने कुछ नहीं किया। उसकी लाइफ में जितने भी दुख हैं ना, सब इस करमजली की वजह से हैं। देखो शर्मिला, चुप रहो। अहाना की तबीयत ठीक नहीं है, वो कमरे में सोई हुई है। नहीं चुप रहूँगी, किसी दिन हाथ आई ना तो जान ले लूँगी उसकी। अब विजय जी अपने काबू से बाहर हो चुके थे और वो उठे और शर्मिला के गाल पर लगातार 2 थप्पड़ जड़ दिया। अब एक शब्द और निकाला तो भूल जाऊंगा तुम मेरी पत्नी हो। बेवकूफ़ औरत। हाँ तो भूल जाओ ना, याद करके कौन सा सुख दिया है आपने। शर्मिला, उल्टा बहस मत करो। पूजा से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो, लेकिन उसकी इतनी बड़ी गलती को मत छुपाओ और दोषी अहाना को बनाना बंद करो। हमेशा अपनी बेटी की गलती छुपाने के लिए दूसरों को दोष दिया नहीं करते। और हम नहीं चाहते थे पूजा की शादी अच्छे से हो, लेकिन हसीना बहुत घटिया औरत है। वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती, उल्टा हमें और बदनामी मिलती। इसीलिए तो हमने ऐसे ही पूजा की शादी कर दी। शर्मिला, ऐसा मत करो प्लीज़। बस 1 महीने, उसके बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी। दादी की आंख में आंसू झलक आए। ठीक है माँ जी, मैं कोई तमाशा नहीं करूँगी, लेकिन प्लीज़ मुझे कोई भी काम में शामिल मत करना। आप अगर मेरा मन हुआ तो मैं खुद ही आ जाऊँगी। ठीक है शर्मिला, अब तुम्हारी मर्जी, दादी ने कहा। अच्छा चलिए छोड़िए ये सब बातें, कार्ड्स देखते हैं और फिर शॉपिंग भी करनी है, श्वेता ने हंसते हुए कहा। क्या शर्मिला, मैं बोल रही हूँ तुम सुधर जाओ। और तुम्हें क्या लगा तुम बोलोगी मैं शादी और बाकी के फंक्शन में शामिल नहीं होंगी तो हम तुम्हें मनाएंगे? अब गया तुम्हारे तेवर दिखाने वाले दिन, श्वेता जी ने मुस्कुराकर कहा। क्या दीदी, आप तो बड़े सुधरे हुए हो जो हम मुझे सुधारोगे। सही कहती थी तारा, आप बड़ी लालची किस्म के इंसान हो। देखो, मैं मानती हूँ मुझ में लालच था, लेकिन अब नहीं हूँ। देखो, मेरी बहू के घर वालों से मैं दहेज नहीं ले रही हूँ। अब मुझे समझ आ गया, किसी को बेवजह सताना सही नहीं है। और अहाना तो मेरी बेटी जैसी है, बहुत बड़ी नेता बनती हो आप तो। दीदी, मुझे तो लगता है आपको चुनाव लड़ना चाहिए। चालबाज हो 1 नंबर की आप। अब बस करो और बंद करो अपनी बकवास, समझी?
आदित्य और वीर प्रताप जी और कई स्टाफ मीटिंग्स ऑफिस में बैठकर बातें कर रहे थे। मीटिंग हो चुकी थी और सब बातें कर रहे थे, लेकिन आदित्य हाना के ख्यालों में गुम था और मुस्कुराए जा रहा था। आदि बेटे, आदित्य ने नहीं सुना। आदि, हाँ डैड, कहाँ गुम हो? कुछ नहीं, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, घर चले, रात के 10 बज चुके हैं। हाँ डैड, दोनों घर के लिए निकल गए। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही चैनल पर अपलोड होगा।